आज शुक्र के परराष्ट्र संबंधी विचारों के विषय में अध्ययन करेंगे। शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के बारे में अपने विचार दिए हैं। उन्होंने परराष्ट्र संबंधों के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों का विवेचन किया है। जो परराष्ट्र संबंध है उसके लिए उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष और उसके व्यावहारिक पक्ष दोनों पक्षों का विवेचन किया है। शुक्र भी कौटिल्य के समान अंतरराज्य या परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए राज्यों का वर्गीकरण करने की बात करते हैं। उन्होंने शत्रु, मित्र, मध्यम तथा उदासीन प्रकृति के राजाओं और राज्य का वर्णन किया है। शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए साइड गुण नीति तथा उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि राजा को मित्र की मित्रता को बनाए रखने तथा शत्रु को अपने नियंत्रण में करने के लिए उपायों का सहारा लेना चाहिए कि मित्र हमेशा मित्र बना रहे, उससे मित्रता होती रहे, और शत्रु को अपने नियंत्रण में करने के लिए, अपने वश में करने के लिए उपायों को काम में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजा को परिस्थितियों एवं हित को दृष्टि में रखते हुए मित्र हो या शत्रु, उपाय से उसे अपने वश में करने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। शुक्र का विचार है कि राजा को मित्र शत्रु के विषय में साम, दान, भेद व दंड का युक्ति युक्त पूर्वक अलग अलग विचार करना चाहिए। शुक्र ने 4 उपाय बताए। उसमें पहला है साम, कि साम का अभिप्राय समझाना, कि किसी को मित्र हो या शत्रु उसको समझाना। साम का उपाय का उल्लेख शुक्र ने मित्र तथा शत्रु दोनों के लिए अलग अलग रूपों में किया है। अगला है दान। शुक्र ने दान के उपाय को मित्र और शत्रु दोनों के लिए अलग अलग रूपों में उल्लेख किया है। दान का अभिप्राय यहाँ पर कुछ देकर या देने का वचन देने से है। दान में कोई वस्तु, सोना, चांदी, ग्राम, भूमि आदि शामिल हैं। अगर शत्रु प्रबल है, शक्तिशाली है, तो उसे संतुष्ट करने के लिए कुछ कर या वस्तु दान में दे देनी चाहिए। अगला बताया उन्होंने भेद, कि शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए राजा द्वारा भेद के उपाय को मित्र तथा शत्रु के प्रति अलग अलग रूपों में अपनाने को कहा है। शुक्र ने मित्र के लिए भेद का उदाहरण देते हुए कहा कि मित्र के सामने अन्य मित्र के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए तथा शत्रु के प्रति भेद नीति के लिए शत्रु से अधिक शक्तिशाली का आश्रय लेना, शत्रु के संपूर्ण साधनों को कमजोर कर देना चाहिए। बोला बताया उन्होंने दंड, कि शुक्र ने दंड को भी शत्रु तथा मित्र दोनों के प्रति अलग अलग रूपों में अपनाने की बात की है। उन्होंने कहा कि साम, दान, भेद के उपाय से सफलता नहीं मिले तो दंड के उपाय को काम में लेना चाहिए, कि दंड का उपाय है वो अंतिम रूप में काम में लेना चाहिए। उससे पहले साम की नीति, दान, भेद को काम में लेना चाहिए। अगर उसमें सफलता नहीं मिले तो दंड को काम में लेना चाहिए। शत्रु के प्रति कठोर व्यवहार करना चाहिए। शत्रु के धन ध्यान को नष्ट कर देना, डाकुओं से शत्रु को पीड़ा पहुंचाना, शत्रु को सेना और उग्रनीति से डराना, यदि आवश्यक हो तो युद्ध करके शत्रु को भारी नुकसान पहुंचाना आदि उन्होंने बताया। तथा मित्र के लिए कहा कि यदि ऐसे हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता नहीं रखूंगा, दंड वाक्य को अपनाना चाहिए। शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के लिए साइड गुण नीति का उल्लेख किया है। उन्होंने साइड गुण नीति में संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय और द्वेदी भाव ये 6 गुण बताए। संधि,
कि शुक्र ने षड्गुण नीति में संधि की बात की है। उन्होंने कहा है कि जब अत्यंत शक्तिशाली राजा द्वारा आक्रमण किए जाने पर जब प्रतिकार का कोई उपाय न हो तो संकट में घिरा हुआ राजा सही समय की प्रतीक्षा करते हुए वह अपने हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संधि कर ले। शुक्र ने राजा को प्रत्येक शत्रु के साथ संधि करने की को नहीं कहा है कि प्रत्येक शत्रु के साथ संधि करने की आवश्यकता नहीं है। संधि अपने से शक्तिशाली व बलवान राजा के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि अपने से शक्तिशाली राजा से युद्ध में जीत पाना संभव नहीं हो तो सही समय की प्रतीक्षा करते हुए राजा को संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर संधि नहीं की तो बलवान शत्रु समय पाकर कभी भी नुकसान या हानि पहुंचा सकता है। शुक्र ने कहा कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मंत्रणा के माध्यम से अपने पास के राजाओं के साथ संधि कर लेनी चाहिए। शुक्र राजा को परामर्श देता है कि अपने पास के राजाओं से संधि कर लेनी चाहिए, जिससे कोई शत्रु उसको युद्ध में परास्त नहीं कर सके। अगला बताया उन्होंने विग्रह कि शुक्र ने षड्गुण नीति में विग्रह की बात की है। शुक्र ने विग्रह के बारे में बताया है कि जिस कार्य द्वारा शत्रु को पीड़ित किया जाए अथवा अधीन बनाया जाए उसे विग्रह कहा है। शुक्र ने कहा कि राजा द्वारा विग्रह की घोषणा मंत्रियों के साथ भली भांति सोच समझकर विचार विमर्श के बाद ही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजा को कभी भी बिना सोचे समझे व बिना मंत्रियों के परामर्श के विग्रह की घोषणा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना विचार विमर्श के विग्रह की घोषणा से राजा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही शुक्र ने बलवान शत्रु से विग्रह करने का स्पष्ट रूप से निषेध किया है, क्योंकि अपने से बलवान शत्रु से विग्रह करने से राजा को भारी नुकसान हो सकता है। अगला है यान कि शुक्र नीति में राजा द्वारा अपनी विजय और शत्रु के नाश के लिए उस पर जो आक्रमण किया जाता है या शत्रु पर चढ़ाई की जाती है उसे यान कहा है। यान के 5 वेदों को बताया है: विग्रहयान, संघायान, संभूयान, प्रसंगयान और उपेक्षा यान। शुक्र नीति में कहा है कि शत्रु राजा जब 2 शत्रुओं से घिरा हो या शत्रु राजा की सेना कमजोर पड़ गई हो, जिसके मंत्री तथा सेना में फूट पड़ी हो, ऐसे शत्रु के विरुद्ध यान की नीति को अपनाया जा सकता है। कि उन्होंने कहा कि यान की नीति को कब अपनाना चाहिए, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि शत्रु राजा जब घिरा हुआ हो, वो संकटों से घिरा हुआ हो, ऐसी परिस्थिति में यान की नीति को अपनाना चाहिए। अगला है आसन कि षड्गुण नीति में शुक्र ने आसन की बात की है। शुक्र ने विग्रह की नीति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हुए अवसर का इंतजार करने को आसन बताया है। कि शुक्र ने बताया है कि जिस स्थिति में है उस स्थिति में अपनी रक्षा हो सके तथा शत्रु का नुकसान हो सके, वह स्थिति आसन है। आश्रय शुक्र नीति में जिन मित्रों से रक्षित होकर दुर्बल भी सबल हो जाए, ऐसे किसी प्रबल राजा का आश्रय लेने या शरण लेने को आश्रय कहा गया है। आश्रय शत्रु राजा की तुलना में अधिक सबल या शक्तिशाली राजा का ही लिया जाना चाहिए, ये बात कही है। द्विवेदी भाव शुक्र ने सेना को विभाजित करके अलग अलग स्थानों पर विभक्त रखने की को द्विवेदी भाव बताया है। शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के लिए दूत व्यवस्था की बात की है कि शुक्र नीति में राज्य के लिए आवश्यक है 10 प्रकृतियों में दूत का भी वर्णन किया है। राज्य के परराष्ट्र संबंधों के संचालन में दूत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शुक्र ने दूत के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की कुछ योग्यताएं निर्धारित की है कि उन्होंने कहा है कि दूत की स्मरण शक्ति तेज व अच्छी होनी चाहिए। दूत में संधि, विग्रह, यान, आसन व द्विवेदी भाव इन सब
को समझने की सामर्थ्य होनी चाहिए, दूत निर्भीक होना चाहिए, वह वाक् चातुर्य में निपुण होना चाहिए, देश काल के अनुरूप कर्तव्य को जानने वाला होना चाहिए। ये उन्होंने दूत की कुछ योग्यताएं बताई। शुक्र ने कौटिल्य के समान दूतों का वर्गीकरण नहीं किया है। जिस प्रकार का वर्गीकरण कौटिल्य ने किया वैसा वर्गीकरण शुक्र ने नहीं किया है। शुक्र ने शुक्र नीति में गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख तो किया है, लेकिन जिस प्रकार कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में, ये पुस्तक है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, दूत व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख किया है, उतना विस्तृत और व्यवस्थित विवेचन शुक्र ने नहीं किया है। शुक्र का मानना है कि गुप्तचरों को अपने कार्य में बहुत अधिक दक्ष होना चाहिए। गुप्तचर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राजा को सही सूचना देता रहे। शुक्र ने गुप्तचर द्वारा राजा को असत्य बातें बताने पर गुप्तचर को दंडित करने का परामर्श दिया है, और गुप्तचर द्वारा कही हुई बात को अंतिम रूप सत्य मानने का शुक्र ने निषेध किया है। और गुप्तचरों द्वारा राज्य के आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था और परराष्ट्र संबंधों दोनों ही क्षेत्रों में कार्य किया जाना चाहिए। ये गुप्तचर हैं, उनके द्वारा राज्य के आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था और परराष्ट्र संबंध दोनों ही क्षेत्रों में कार्य किया जाना चाहिए। इस प्रकार शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का स्पष्ट विवेचन किया है।